हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है इंडियन ज्योग्राफी में, उसके थर्ड टॉपिक पे मैंने अभी तक माउंटेन्स में हिमालयस को कवर कर दिया। प्रीवियस वीडियो जो थी वो इंडो गैंजेटिक प्लेन पे थी। अब ये थर्ड वीडियो है जो कि पेनिनसुलर प्लेटू पे है। ठीक है, ये जो तीसरी सबसे मेजर हमारा फिजियोग्राफी में इंडियन के अगर संरचना को देखें हम, उसमें सबसे जो मेजर रोल है वो है पेनिनसुलर प्लेटू का। तो ये तीन मेन टॉपिक के बाद फिर इनके अंदर के सब टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि मैंने जब हिमालय पढ़ाया था तो हिमालय में मैंने डिस्कस किया था पासेस के लिए। उसी तरह जब पेनिनसुलर प्लेटू कंप्लीट होगा उसके बाद इंडियन गैंजेटिक प्लेन्स पे और पेनिनसुलर प्लेटू पे जो भी नदियों ने जो भी हिल्स बनाए हुए हैं या फिर जो भी अलग से एक टोपोग्राफी बनी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसको बिल्कुल क्लेरिफाई करते हुए होगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू में जब मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाया था मैंने, या फिर ओरिजिन ऑफ इंडिया एज ए कॉन्टिनेंट जब मैंने पढ़ाई थी, जो वीडियो में प्रीवियस वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हैं, तो उसमें मैंने समझाया था कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है हमारा, उसका मेन गठन किस तरह से हुआ था, मूलतः वो बनी किस तरीके से थी, वो उस समय डिस्कस हो गई थी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, जो पेनिनसुलर जो रीजन है पूरा पेनिनसुला को एज ए डिफिनेशन एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसे हम बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो भूखंड होता है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इंडियन पेनिनसुला को देखते हैं तो इसका ओरिजिन मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड से किस तरह से ये कट के निकल के आई। तो वह उसके आगे मैं बताना शुरू करता हूँ। मैंने पहले से ये मैप बना के ये जो मध्य भारत के जो बिल्कुल ये पठारी रीजन है, जितने भी प्लेटूज़ हैं उसको मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, जो कि समझाने में आसानी होगी करके। ठीक है, अब देखो ये जो है इसके ऊपर यहाँ तक हिमालय थी, हिमालय के बाद ये पूरा का पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन आया हमारा, ये पूरा का पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन था। उसके बाद इसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट होता है तो नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर रीजन है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थन है। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ढेर सारे पठार है जो कि डिसकंटिन्यूअस रेंज में है। तो इन डिसकंटिन्यूअस रेंज में इतने सारे पठार हैं, तो सबसे पहले हम इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, रीजनल वाइज। तो सबसे पहले ये एक भूखंड जो आपको दिख रहा है, ये भूखंड, ठीक है, ये है मारवाड़ प्लेटू, ये है मारवाड़ प्लेटू। ठीक है, मारवाड़ पठार। उसके बाद ये जो दिख रहा है वो है सेंट्रल हाईलैंड, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया मालवा प्लेटू। ठीक, ये रीजन है बुंदेलखंड, ये रीजन है बागेलखंड। ठीक, सारे प्लेटूज हैं। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ये रांची प्लेटू, और ये हमारा हो गया हजारीबाग प्लेटू। ठीक, तो सेंट्रल में ये सेंट्रल जो मध्य भारत है वो जो बिल्कुल इंडो गैंजेटिक प्लेन जो साउथवर्ड में है, वो यहाँ पे इस तरह से डिसकंटिन्यूअस जो है पठारों के रेंज है। और साउथ में जाएंगे तो हम साउथ में हमें पता है कि पूरा का पूरा डक्कन ट्रैप है। तो डक्कन ट्रैप को इसके बाद में डक्कन ट्रैप समझाऊंगे कि डक्कन ट्रैप किस तरह से उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो जब मैं ये पठार को समझा रहा हूँ है ना, तो पठार को मैं तीन तरीके से ही समझाऊंगा। पहला उसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, ठीक, उसके बाद वहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं और नदियों में कुछ विशेष ऐसे कुछ अगर उन्होंने कुछ टोपोग्राफी बना रखी है तो उसके बारे में बताऊंगा बस। ठीक है, उसके बाद जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे MCQ में कवर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं प्लेटू पढ़ा रहा हूँ और जब मैं प्लेटू की संरचना बताऊंगा तो आपको उस चीज़ को सीधे रॉक सिस्टम से जाके अटैच करना है। ठीक है, दोनों को इंटरलिंक करके समझना। जब मैंने रॉक सिस्टम समझाई थी, जब मैंने रॉक सिस्टम वाली जियोलॉजी ऑफ इंडिया की जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने समझाया था कि रॉक सिस्टम में किस तरह से आर्कियन रॉक में ग्रेनाइट और नीसेस होते हैं। हर रॉक सिस्टम के जो जो विशेषताएं थी, जैसे स्ट्रक्चर था, वो मैंने उसमें समझा दिया था। तो जब मैं प्लेटू समझाऊंगा, ये सारे प्लेटूज जब मैं क्लियर करूंगा आप वन बाय वन, तो आपको क्या करना है, आपको जो रॉक सिस्टम वाला वीडियो है उसके साथ उसको कंपेयर करके पढ़ना, और जो अपने नोट्स बनाना वो दोनों को कंपेयर करके बनाना। ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ों का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। कैसे, ये फर्दर आप वीडियो में समझ पाओगे। तो फिलहाल ये यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल यहाँ से इसको मिटाता हूँ और यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मारवाड़ प्लेटू से। ये रहा मारवाड़ प्लेटू हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा मारवाड़ प्लेटू। ठीक है, अब अगर मारवाड़ प्लेटू को समझे तो मारवाड़ प्लेटू में सबसे पहले मैं संरचना समझाने वाला हूँ कि इसकी संरचना किस तरह से थी। ठीक है, तो इनकी संरचना में जो सबसे ज़्यादा रहे हैं वो है सैंडस्टोन, सेल्स एंड लाइमस्टोन। ठीक है, इन रॉक सिस्टम से मिलके ही
डोमिनेंट तरीके से जो मारवाड़ प्लेटू है यहाँ पे, वहाँ पे सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन, ये पूरे राजस्थान के रीजन को कवर करता है। ठीक है, तो ये मारवाड़ प्लेटू जो रॉक सिस्टम है वो सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन रॉक सिस्टम है। ठीक, अब जब आप रॉक सिस्टम को जाकर कवर करोगे तो मैंने वहाँ पे बता रखी है कि किस रॉक सिस्टम में ये डोमिनेटली पाए जाते हैं। तो जिस रॉक सिस्टम में ये डोमिनेटली पाए जाते हैं उससे कंपेयर करके आप समझ जाओगे कि इनका जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। ठीक है, और जब रॉक सिस्टम को समझोगे, जब वहाँ की रॉक सिस्टम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो वहाँ की मिट्टी के बारे में भी आप क्लियर हो जाओगे। जब मिट्टी क्लियर हो जाएगी तब आप क्या होगे, तब फिर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो पहले जब मैंने वीडियो बनाए थे तो उसमें मैंने ज़्यादा जोर नहीं डाला था। अब मैं जब आगे पढ़ाते जाऊँगा तो मैं इस चीज़ को चाहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछले वीडियोस को देखें, फिर उसके साथ कंपेयर करके और लिंक करके पढ़े। ठीक है, तो जैसे ही मारवाड़ के बारे में आप देखोगे तो सैंडस्टोन, सेल एंड लाइमस्टोन इसी रॉक सिस्टम से मिलकर ये मारवाड़ अपलैंड पूरा बना है। ठीक, ये राजस्थान के एरिया को कवर करता है, वेस्ट टू अरावली है ये। ठीक है, अब जो दूसरा इसका है, दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था जिसके बारे में बताऊँगा, दूसरा पॉइंट होता है रिवर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सी रिवर जो है यहाँ को इसके टोपोग्राफी को प्रभावित करती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है बनास। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है रिवर मारवाड़ अपलैंड को वो है बनास, और बनास की दो सहायक नदियाँ हैं, एक है खरी और एक है बैराज। ठीक है, खरी और बैराज ये दोनों बनास की सहायक नदियाँ हैं जो कि अरावली रेंज से निकलती है बनास, और ये जो है बिल्कुल मारवाड़ प्लेटू से होते हुए बहती है। ठीक है, अब जब टोपोग्राफी और इसके रिवर के द्वारा बनाई गई टोपोग्राफी को आप समझना चाहोगे तो जब बनास रिवर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरलिंक हो जाएंगी। तो बनास रिवर क्या है, बनास रिवर सबसे ज़्यादा इरोजन करती है। बनास रिवर वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी नदी ने अगर इरोजन किया है, अपर्दन किया है, तो है बनास रिवर। ठीक है, वो जो इरोजन करती है वो एक विशेष प्रकार का इरोजन करती है, इसको गुल इरोजन बोलते हैं, और इसकी वजह से बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है। तो जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसमें ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा मारवाड़ प्लेटू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके स्ट्रक्चर को लेके, बट मैं रिवर सिस्टम को इसलिए बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि गुल इरोजन होते हैं। तो गुल इरोजन होने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो प्लेटू है, ये प्लेटू का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये समझो इस तरह से ये धरतल है, यहाँ पे ऐसे तरह से प्लेटू है। ठीक है, तो प्लेटू में जब नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है तो क्या करती है नदी, इस तरह से रोलिंग प्लेन बना देती है। रोलिंग प्लेन बन जाते हैं, प्लेन तो होते हैं बट वो जो समतल धरातल बिल्कुल समतल ना होते हुए इस तरह से रोलिंग जैसी रहती है। तो बनास नदी इस तरह से एक टोपोग्राफी बनाती है। ठीक है, जो विशेषता है किसकी, मारवाड़ अपलैंड की या फिर मारवाड़ प्लेटू की। ठीक, तो ये रहा हमारा मारवाड़ प्लेटू। इसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना और स्ट्रक्चर को रॉक सिस्टम से जरूर कंपेयर करना, तब और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, मारवाड़ के बाद अब हम देखते हैं हमारा सेंट्रल हाईलैंड, इसको मध्य भारत का पठार भी बोलते हैं या मध्यखंड बोला जाता है। ठीक है, ये है अब सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, अब जब सेंट्रल हाईलैंड को समझो तो ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, पिक्चर में ये रहा, ये सेकंड नंबर है सेंट्रल हाईलैंड, ये सेकंड नंबर। ठीक है, एक नंबर था मारवाड़ प्लेटू, ये सेंट्रल हाईलैंड हमारा। ठीक, तो जो सेंट्रल हाईलैंड हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो बिल्कुल, अब सबसे पहला टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल बना है सैंडस्टोन से। ठीक है, सैंडस्टोन से बना है हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो मारवाड़ प्लेटू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। तो ये सैंडस्टोन क्यों है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एरिड रीजन है। ठीक है, ये बिल्कुल शुष्क प्रदेश है, ड्राई एंड एरिड रीजन है। इसकी वजह से यहाँ पे वायु द्वारा, एयर द्वारा बहुत सारा बालू का स्तूप का निर्माण किया गया था, और इरोजन फैक्टर के कारण ये सैंडस्टोन के द्वारा बनी। अब सैंडस्टोन किन रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वही मैंने उसमें समझा रखी है अपने रॉक सिस्टम वाले वीडियो में। तो आप वहाँ पे जाए, उससे क्लियर करें कि रॉक सिस्टम में सैंडस्टोन किसके वहाँ पे थी, किस रॉक सिस्टम की मुख्य अंग थी। दूसरा इसका रिवर सिस्टम। तो सेंट्रल हाईलैंड का अगर हम रिवर सिस्टम को समझे तो इसका रिवर सिस्टम है चंबल नदी जो है वो इसके रिवर सिस्टम का हिस्सा है, जो कि अपने सहायक नदी है सिंध एंड पार्वती जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की। तो चंबल, सिंध एंड पार्वती जो है ये बिल्कुल इसके टोपोग्राफी को, इस जो भूखंड है, जो ऊपर की तरफ भूखंड हुआ है, उसको ये प्रभावित करती है, चंबल, सिंध एंड पार्वती। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझना और ये रिवर सिस्टम समझना। जब
आगे जब रिवर सिस्टम को समझाऊंगा मैं और टोपोग्राफी को समझाऊंगा अच्छे से, जिस तरह जब इसके बाद जब हिल्स वगैरह डिस्कस किए जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये याद है कि किस रिवर सिस्टम किस प्लेटू को आच्छादित करती है तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। ठीक, तो 2 नंबर में रहा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब तीसरे नंबर में हम लेते हैं ये मालवा रीजन को, मालवा प्लेटू। ठीक है, ये हो गया मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। अब देखो कंफ्यूज ना हो इसको, अच्छा ये राजस्थान और एमपी में है। ठीक है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ बाकी कंफ्यूजन ना हो। ये एमपी और राजस्थान में है। ठीक है, इसका जो विस्तार है एमपी और राजस्थान में ही रहा है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में, मालवा प्लेटू, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बोला जाए, ठीक है, तो मालवा प्लेटू जो है धारवाड़ एंड विंध्यान रॉक सिस्टम को बिलोंग करती है। ठीक है, धारवाड़ एंड विंध्यान रॉक सिस्टम को डोमिनेंटली इसको ही बिलोंग करती है। बट जो मालवा प्लेटू है, जो ये रीजन है मालवा प्लेटू, ये अगर आप जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स जगह जो है वो है हमारा मालवा प्लेटू, जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंटली तो ये धारवाड़ और विंध्यान रॉक सिस्टम के यहाँ पर रॉक्स पाए जाते हैं, बट इसके अलावे भी कुछ कुछ ग्रेनाइट और कुछ कुछ बेसाल्ट भी यहाँ पे पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्कियन से लेके आर्कियन और गोंडवाना का, ठीक है, क्रेटासियस पीरियड का, क्योंकि बेसाल्ट वाले जितने भी वो थे सारे क्रेटासियस पीरियड या गोंडवाना पीरियड के थे रॉक सिस्टम। तो मालवा प्लेटू जो है यहाँ पे, जिसका विस्तार एमपी और राजस्थान के क्षेत्रों में रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो ये रहा है कि वो धारवाड़ विंध्यान डोमिनेटली इसी रॉक सिस्टम को बिलोंग करती है, मगर यहाँ पे और भी ज़्यादा रॉक सिस्टम के अंश पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक डाइवर्सिफाइड जगह है। ठीक है, और एमपी अगर देखो, एमपी को अगर वो करो तो एमपी के डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो देवास, इंदौर, उज्जैन, है ना, इन सब सिस्टम को एमपी के इन डोमिनेंटली इसी डिस्ट्रिक्ट को वो करती है, और राजस्थान में कोटा को और बांसवाड़ा रीजन। ठीक है, कोटा एंड बांसवाड़ा जो हमारा मालवा प्लेटू है वो एमपी राजस्थान में डोमिनेंटली इसका विस्तार है, यहीं पे है, एमपी एंड राजस्थान इस तरफ और एमपी इस तरफ। ठीक है, और जो एमपी के जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है वो देवास, इंदौर एंड उज्जैन है, और राजस्थान के कोटा और बांसवाड़ा है। ठीक, स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने समझा दी। अब रिवर सिस्टम को देखते हैं, ये कौन से रिवर सिस्टम को बिलोंग करती है। तो ये रिवर सिस्टम चंबल और बेतवा दोनों को बिलोंग करती है, चंबल एंड बेतवा। ठीक है, ये चंबल और बेतवा दोनों रिवर सिस्टम को बिलोंग करती है। ठीक, तो ये रहा मालवा प्लेटू, इसके बारे में ये संक्षिप्त जानकारी है। ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस में इसको और भी फर्दर कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये रहा बुंदेलखंड प्लेटू, ये 4 नंबर बुंदेलखंड प्लेटू। अब देखो बुंदेलखंड प्लेटू में ये चीज़ समझना कि बुंदेलखंड प्लेटू का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को समझाता हूँ, या फिर राज्य का विस्तार समझो तो ये क्या है, ये एमपी और यूपी में है, यूपी के साउथ और एमपी के नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एमपी के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है और यूपी के साउथ ईस्टर्न साइड में। ठीक, एमपी और यूपी के, तो एमपी के 5 और यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर ये बुंदेलखंड रीजन बनता है। यूपी में अगर जाओ तो झांसी हो गया और बांदा। ठीक है, बांदा और झांसी ये प्रमुख रीजन होंगे यूपी के, जो इसके अंदर बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। और एमपी में अगर एमपी राज्य का समझो, मध्य प्रदेश का, तो पन्ना और दतिया, पन्ना, दतिया, झबुआ भी आता है इसमें, झबुआ। ठीक है, ये सारे प्रभावित रीजन है, नक्सलाइट प्रभावित रीजन है दतिया एंड झबुआ। तो एमपी और यूपी में जो है बुंदेलखंड रीजन जो है वो एमपी यूपी में ये भी कवर करता है। बट ये क्या है, एमपी और यूपी के बिल्कुल, यूपी के साउथ ईस्टर्न पॉइंट को करता था। मालवा जो है वेस्टर्न, एमपी के वेस्टर्न भाग को में उनका विस्तार हुआ है, बट जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है वो एमपी और यूपी, एमपी के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो इसका जो मैंने विस्तार था वो समझाया। अब इसके स्ट्रक्चर को समझो। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्रेनाइट और नीसिस से मिलकर बना है। तो ग्रेनाइट और नीसिस किस
को बिलोंग करते थे। अगर ग्रेनाइट और नीसेस रॉक सिस्टम पाई जा रही है वहाँ पे, ये दोनों रॉक्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो वो किस रॉक सिस्टम को बिलोंग करते थे? वो आर्कियन रॉक सिस्टम को बिलोंग करते थे। ये चीज़ आर्कियन रॉक सिस्टम को बिलोंग करती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड रीजन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। अब अगर आर्कियन रॉक सिस्टम का विस्तार तुमसे पूछ ले, कनेक्शन करके अगर पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा बेहतरी इस चीज़ में रहेगी कि अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आर्कियन रॉक सिस्टम के विस्तार के बारे में कुछ क्वेश्चन हो और तुमसे पूछा जाए कि ऑप्शंस में एमपी प्रदेश का या बुंदेलखंड रीजन का झांसी हो, बांदा हो, झबुआ हो, इस तरह के प्रांतों के नाम हो, तो अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आपने लिंक करके पढ़ा है तो जितने भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके रीजन आपका जो रीच है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने चीज़ों को बिल्कुल एक तरह से समझ के पढ़ा है। अब जब सॉइल सिस्टम में पढ़ाऊँगा तो समझा दूंगा कि ग्रेनाइट नीसेस होने से वहाँ का सॉइल सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। वहाँ पर ब्राउन सॉइल होंगे, येलो सॉइल होंगे, क्यों होंगे वहाँ पर ऐसी सॉइल, और उस सॉइल से रिलेटेड जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है। तो जैसे ही आपने बिल्कुल शुरू से फिजियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आप वहाँ के स्पेसिफिक जगह के आपने रॉक सिस्टम को समझा है, उसके बाद वहाँ की मिट्टी को समझोगे, फिर वहाँ के ड्रेनेज को समझोगे, कौन सी नदी वहाँ से जा रही है, ठीक। उसके बाद वहाँ का सॉइल समझोगे, सॉइल समझने के बाद आपको वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन समझ में आएगा। उसके बाद क्लाइमेट भी उसी तरह से आप समझ जाओगे कि जिस तरह से अब ये अपलैंड्स में किस तरफ, अगर मान लो किसी तरफ लेटराइट सॉइल है तो लेटराइट सॉइल जिस तरफ से है उस तरफ से समझ जाओगे कि उस तरफ हमारा क्या है, बारिश उसी तरफ हो रही है, ठीक है। जिस तरफ बारिश ज़्यादा होती है उसी तरफ लेटराइट मिट्टी होती है। जितने भी अपलैंड्स हैं, ये जितने भी पठार के अपलैंड्स हैं, जितने खड़ी इस तरह से, अगर ये पठार है समझो, ये पठार है और इस तरह से पठार उठी हुई है, तो अगर ये जगह यहाँ पे बारिश हो रही है मेघों द्वारा तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा, बरसात का पानी लुढ़कते हुए आएगा और मिट्टी का अपर्दन करता रहेगा, तो इससे क्या लेटराइट सॉइल बनती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें एक साथ जुड़ित हैं, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ो और कनेक्शन करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है। अब जब हम लोग ज्योग्राफी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं तो कनेक्ट करके पढ़ना जरूरी है। तो बुंदेलखंड में समझ गए स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेनाइट और नीसेस रॉक सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जानना ज़्यादा जरूरी था। और अगर रिवर साइड को समझे तो ये गंगा बेसिन को ही, गंगा के बेसिन में ही प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पे गेंजेटिक प्लेन के साउथ में है और यूपी में आते ही क्या होता है कि वहाँ पे गंगा का बेसिन आ जाता है, यूपी के साउथ हो या नॉर्थ हो वहाँ पे गंगा का बेसिन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रधानता गंगा बेसिन को बिलोंग करता है, ठीक। तो ये रहा हमारा बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड के पहाड़ी रीजन, ठीक है। इसके बाद जो रीजन है वो हो गया हमारा बुंदेलखंड। इसके बाद ये था हमारा बागेलखंड, ठीक है। ये था बागेलखंड नंबर 5, यहीं पे लिखता हूँ मैं, 5 नंबर बागेलखंड, ठीक है। अच्छा, अब बागेलखंड का जो रीजन है वो भी एमपी और यूपी में ही है, ठीक है। ये भी एमपी और यूपी में ही इसका भी विस्तार रहा है, ठीक। अब एमपी यूपी में भी बागेलखंड रीजन का भी एमपी यूपी में ही विस्तार रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज समझो तो सिंगरौली सतना एमपी में वो सिंगरौली एंड सतना, ठीक है। ये बागेलखंड रीजन में एमपी के हैं और यूपी के। अब हाँ, अब अगर रॉक सिस्टम के बारे में समझे, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर और रॉक सिस्टम के बारे में समझे बागेलखंड के, तो बागेलखंड के अगर रॉक सिस्टम के बारे में समझो तो ये जो बागेलखंड का रीजन है, ठीक है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में दोनों में इसके अलग अलग वो रहे हैं, रॉक सिस्टम चेंज होती रही है बागेलखंड में। बागेलखंड का वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड अलग अलग रॉक सिस्टम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो इसका वेस्टर्न साइड है, ठीक है, तो वेस्टर्न साइड जो है वो लाइमस्टोन और लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन से, ठीक। ये वेस्टर्न साइड है, मगर जो इसका पूर्वोत्तर जगह है ईस्टर्न साइड वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस सिस्टम को, आर्कियन रॉक सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। और जो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बने हुए वो विंध्यान रॉक सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बागेलखंड रीजन है ये 5 नंबर, ठीक है, ये है बागेलखंड रीजन, एमपी और यूपी के ये फार ईस्ट रीजन को बिलोंग करता है। तो बागेलखंड में मैंने समझाया रॉक सिस्टम क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में इसमें अंतर है, वेस्टर्न और ईस्टर्न रॉक सिस्टम में अलग है। वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में जो है इस तरफ का जो रीजन है, अगर ऐसे समझे ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न,
तो वेस्टर्न में लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन और ईस्टर्न साइड में ग्रेनाइट, ये इसका ही रॉक सिस्टम का प्रिवेलेंसी रही है, ठीक है। और अगर रिवर सिस्टम को समझे, अगर इसके रिवर को अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे कौन से रिवर रहे हैं, तो वो सोन एंड रिहांद रहे हैं, ठीक है। सोन और रिहांद ये दोनों रिवर सिस्टम इसके बागेलखंड रीजन को ही डोमिनेंटली प्रिवेलेंट करती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बागेलखंड रीजन। देखो ये अभी अजीब सा लग रहा होगा पढ़ने में, समझने में, ठीक है, बट जैसे क्वेश्चन समझाए जाएंगे, इसलिए मैं ट्यूटोरियल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस बोले जाएंगे तो क्वेश्चंस के बाद और जब आगे वाले चैप्टर में जब सॉइल्स आएंगे, जब मैं सॉइल्स का वितरण समझाऊंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा, तो ये रीजन इस तरह से आपको याद रखना जरूरी है। ये विंध्या सतपुड़ा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद रखो कि हाँ एमपी में, अगर एमपी में 3 तरह के, मालवा से लेके बुंदेलखंड से लेके और आपका बागेलखंड, ये तीनों रीजन रहे हैं। तो जब एमपी के फार वेस्ट, फार ईस्ट, ठीक है, और जो कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट रीजन में जब एमपी को तुम समझोगे या फिर यूपी को इस तरह से समझ के उसके सॉइल रीजन को अगर समझोगे, तो अगर इस तरह से बिल्कुल याद रखोगे तो सारी चीज़ें एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ित रहती हैं। अगर आर्कियन रॉक सिस्टम है तो आर्कियन रॉक सिस्टम में कौन से पेड़ पौधे होंगे वो भी क्लियर रहता है, ठीक है। और अगर विंध्यान रॉक सिस्टम है तो उसमें कौन से पेड़ पौधे होंगे, कौन से नेचुरल वेजिटेशन होगी, वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। इसलिए इसी तरह से इस चीज़ को समझो। ये छठवा है छोटा नागपुर, ठीक है। अब छठवा है छोटा नागपुर का पठार, ये होगी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक। जो छोटा नागपुर प्लेटू है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझे तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहा है झारखंड में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, नॉर्थन छत्तीसगढ़ और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है छोटा नागपुर पठार का, ठीक है। अब छोटा नागपुर पठार को 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो छोटा नागपुर पठार, ऊपर वाला हजारीबाग और नीचे वाला जो है वो है रांची प्लेटू, ठीक है। मैं इसको यहीं पे एक ही साथ इन सबको समझाता हूँ। 7वां नंबर ये, 8वां ये। तो छोटा नागपुर 6वां नंबर का प्लेटू है, 7वां और 8वां। 7वां हो गया हमारा हजारीबाग और 8वां हो गया हमारा रांची प्लेटू, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया गया है? देखो रॉक सिस्टम में अगर समझो तो तीनों के रॉक सिस्टम एक ही हैं, ठीक है। तीनों का जो रॉक सिस्टम को जो बिलोंग करते हैं, तीनों एक ही रॉक सिस्टम को बिलोंग करते हैं, और वो है ग्रेनाइट और नीसेस का, ग्रेनाइट एंड नीसेस और गोंडवाना, और इसके अलावा गोंडवाना रॉक सिस्टम पाई जाती है तीनों में, ठीक है। छोटा नागपुर, हजारीबाग एंड रांची, तीनों में जो इनकी स्ट्रक्चर रही है, ये रहा स्ट्रक्चर जो रही है वो ग्रेनाइट और नीसिस रहे हैं। और इसके अलावा पूरा का पूरा गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है वो बिल्कुल प्रिवेलेंट रहा है। क्योंकि गोंडवाना रॉक सिस्टम में जब समझा रहा था मैं गोंडवाना रॉक सिस्टम, तो मैंने बताया था कि जब क्रैक वहाँ पे लिनियामेंट्स में जब क्रैक आए थे, तो फर्दर एक महानदी और दामोदर लिनियामेंट्स में क्रैक आए थे, और इसकी वजह से बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी थी पृथ्वी। नीचे वाले ऊपर की जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल सदा नीचे की तरफ भ्रंश घाटी के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से ऊपर के जितने भी जीव जंतु, जितने भी लाइफ वाली चीज़ें रही हैं, वो अंदर जाके एक प्रेशर और हीट के बाद वहाँ पे कोयला का निर्माण हो चुका था। ये कोयला का पूरा बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे गोंडवाना रॉक सिस्टम और ग्रेनाइट एंड नीसिस रहे। इनका जो बंटवारा किया गया छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग एंड रांची का, वो उनके हाइट की वजह से किया गया, ठीक है। हजारीबाग प्लेटू है वो जो ऊंची है, 1000 मीटर एंड एबव आती है। जो हमारा छोटा नागपुर का रीजन है वो 750, 600 से लेकर 750 मीटर एबव सी लेवल है। और ये जो है ये 500 या फिर उससे नीचे है रांची प्लेटू। तो हाइट के वजह से इन तीनों भूखंडों का बंटवारा किया गया, ठीक है। और ये तीनों भूखंड में जो नदी जो रिवर इन लोगों को डोमिनेट करती है, वो रिवर है दामोदर, ठीक है। वो रिवर है दामोदर रिवर जो है इन तीनों को रीजन को कवर करती है, ठीक है। तो रॉक सिस्टम समझा दिया मैंने आपका। इनका रॉक सिस्टम तीनों को रॉक सिस्टम वही रहे हैं, ग्रेनाइट, नेसिस एंड गोंडवाना रॉक सिस्टम के वहाँ पे रहे हैं, ठीक है। और जो रिवर इनको क्रॉस करती है दामोदर, देखो दामोदर क्रॉस करती है इनको ऐसे, ठीक है। दामोदर का विस्तार जो है, दामोदर जो है इस तरह से दामोदर आई हुई है, ठीक है। और इसके नॉर्थ में चलेंगी तो हजारीबाग, और साउथ में आ गया रांची प्लेटू, ठीक है। और दामोदर यहाँ से होते हुए आके फिर वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल से पूरा अपना सुंदरवन एरिया में चली जाती है, ठीक है।
भागीरथी में आके मिल जाती है। तो ये तो रहा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। मध्य में जो बिल्कुल मध्य भारत है उनमें जितने भी प्लेटूज है वो मैंने आपको समझा दिए। अब इनके रिवर रॉक सिस्टम आपने क्लियर समझ लिया होगा। रॉक सिस्टम को एज इट इज़ याद रखना, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा मैंने बोला है उसी तरीके से रॉक सिस्टम को याद रखना, क्योंकि फर्दर जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और जो रिवर सिस्टम है उस रिवर सिस्टम को भी आप बिल्कुल ध्यान से रखना कि कौन सी रिवर सिस्टम किस प्लेटू से होते हुए निकल रही है, क्योंकि ये रिवर जो यहाँ से बहती है, जैसे मान लो यहाँ पे दामोदर जा रही है या फिर यहाँ से समझोगे तो नर्मदा और ताप्ती बिल्कुल यहाँ से होते हुए आती है। तो जब नर्मदा ताप्ती या फिर इस तरह की नदियाँ जब आ रही हैं तो वो जब बहती है तो वो बिल्कुल बहुत सारे हिल्स घाटियाँ बनाती हैं, बहुत सारे हिल्स बनाती है, अलग अलग तरीके के टोपोग्राफी बना देती हैं, ठीक है। जब उनका अपर्दन होता है, जब वो इरोजन करती हैं तो उनके इरोजन के कारण अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं और जो फेमस हो जाती है। जैसे कि मान लो ये रीजन है, अगर मैं ये इसी रीजन को समझूँ, ठीक है, तो इसी रीजन को समझने के बाद जब ये दामोदर के यहाँ से निकलती है, दामोदर जब यहाँ से निकलती है और ये जो हाइट वाले रीजन होते हैं, तो छोटा नागपुर प्लेटू में जो हाइट वाले रीजन है जो काफ़ी हाइट पे हैं, ठीक है, उनको पैटलैंड बोला जाता है। पैटलैंड, PAT, पैटलैंड, उनको कहा जाता है पैटलैंड, ठीक है। ये एक बार वेस्ट बंगाल PCS के प्री क्वेश्चन में आया था, उसको बोलते हैं पैटलैंड, ठीक है, उनको बोला जाता है पैटलैंड। और इन पैटलैंड में जो सबसे ज़्यादा फेमस पैटलैंड है वो है नेतरहाट पैटलैंड। तो पैटलैंड क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू में जो दामोदर के नॉर्थन साइड में जितने भी भूखंड है जो कि 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं, ठीक है, उस भूखंड को हम पैटलैंड बोलते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो पैटलैंड है वो नेतरहाट पैटलैंड है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा बिल्कुल सेंट्रल इंडिया का प्लेटू रीजन, ठीक। अब हम चलते हैं ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या फिर उसको हम लोग मेघालय प्लेटू भी बोलते हैं, मेघालय प्लेटू, ठीक है, मेघालय प्लेटू उसको कहा जाता है। अब देखो मेघालय प्लेटू कौन कौन सी प्लेटू, मेघालय क्या है, मेघालय स्टेट है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, ठीक। उसमें आपको पता है कि 3 मुख्य तौर पे प्लेटूज हैं, गारो, खासी एंड जंतिया, ठीक है। इसी तरह से है जिस तरह से मैंने नाम बताया, सबसे पहले गारो, सबसे पहले है गारो, उसके बाद है खासी, उसके बाद है जंतिया, उसके बाद है जंतिया, ठीक है। ये 3 फेमस प्लेटू हैं हमारे मेघालय में, ठीक, जो असम के ठीक नीचे है मेघालय। अब ये देखो कि ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट चले गए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद क्या रहा, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल के साउथर्न एज में है, ठीक, ऊपरी एज में नहीं है। ऊपरी एज में आप समझो तो वहाँ पे क्या है, बर्धमान, बर्धमान के बाद मालदा आ गया, मालदा के बाद नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर रीजन, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हमारा नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल। तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ये कंटिन्यूटी ब्रेक कहाँ से होती है, ये कंटिन्यूटी ब्रेक होती है राजमहल हिल से, ठीक है, राजमहल हिल जो छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है, राजमहल हिल। जब मैं इन प्लेटूज़ के हिल के बारे में पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद जो वीडियो होगी वो इन प्लेटूज़ में जो हिल्स रहे हैं, जो कि स्पेशल टोपोग्राफी रही है, वो उस पर रहेगी, ठीक है। तो उसमें आपको राजमहल हिल, उसका लोकेशन, और मैं समझाऊंगा कि किस तरह से राजमहल हिल के बाद एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है। वो गैप किस लिए क्रिएट होता है, वो गैप क्रिएट होता है इंडो गैंजेटिक प्लेन की वजह से, ठीक। जब अगर आप वेस्ट बंगाल को देखो तो वेस्ट बंगाल इस तरह से है, पता है, ये रहा वेस्ट बंगाल का ऊपरी नॉर्थर्न रीजन, और यहाँ तक आके छोटा नागपुर पठार यहाँ तक आके खत्म हो जाता है। अब जब इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, क्योंकि गंगा जो है धुरियन से आके यहाँ से आके बिल्कुल साउथवर्ड चली जाती है, वेस्ट बंगाल में जब गंगा प्रवेश करती है तो यहाँ से आके एक रीजन जो बांग्लादेश को चला जाता है मुर्शिदाबाद से होता हुआ, और एक मुर्शिदाबाद में डिवाइड होता है, गंगा एक चली जाती है बांग्लादेश में और एक साउथवर्ड आके यहाँ पे हुगली नदी के नाम से आके सुंदरवन में डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आके एक गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ पे, ये क्या है, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन आ जाती है, ठीक है। तो गैंजेटिक प्लेन जो है गंगा की जो बिल्कुल जो गंगा की प्लेन है वो इस चीज़ों को ब्रेक कर देती है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से असम, यहाँ से रहा असम, और असम के नीचे यहाँ पे मेघालय। तो मेघालय में जो पेनिनसुलर प्लेटू है जो इस गैप की वजह से यहाँ पे लुप्त हो जाती है, वो फिर से जाके मेघालय में पाई जाती है, और इस गैप को ही बोलते हैं गारो राजमहल गैप, ठीक है। उसी का नाम रहा है गारो राजमहल गैप। ये क्वेश्चन बात इस साल के प्री में ये क्वेश्चन आई थी गारो राजमहल गैप के बारे में, पेनिनसुलर इंडिया के, ये क्वेश्चन था इस बार के प्री में। तो ये समझ में आएगा, जब हिल समझाऊंगा तो मैं उस गैप को फर्दर
बाई मैप समझा दूंगा कि गैप किस तरह क्रिएट हुई है। कारण जो मैंने अभी बताया कि वो इंडो गेंजेटिक प्लेन है, वही इसका कारण रहा है। इसके बाद फिर से नॉर्थ ईस्टर्न में ये चीज़, ये 3 प्लेटूज रहे हैं जो कि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, जब मैंने समझाया था, जब इससे प्रीवियस जो ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ रहे हैं मेरे, उसमें अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आसाम, आसाम के ठीक ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद इंडिया में जब अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या होता है, हिमालय जो साउथवर्ड बेंड हो जाता है। ठीक है, साउथवर्ड बेंड होने के बाद फिर से नीचे की तरफ जाता है पटकाई बूम। पटकाई बूम के बाद क्या होता है, नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद आपके बाद मणिपुर हिल्स, के बाद मिजो हिल्स है ना, लुसाई हिल्स जिसको बोलते हैं। मिजो हिल के बाद फिर त्रिपुरा में हल्की सी बेंट, और त्रिपुरा में कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं रहा है। इसके बाद ऊपर में क्या रहा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय रहा। ठीक है, तो असम तो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे बना हुआ है। असम जो है पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन में बना हुआ है। जब अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के आप अगर मैप को समझो, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो असम पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे है। असम के बाद ऊपर का जो आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा का पूरा हिमालय का वहाँ पे एक्सटेंशन है, हिमालय शिवालिक का एक्सटेंशन है। और मेघालय जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू का, लेकिन वहाँ पे एक्सटेंशन है, उसको याद रखना। मेघालय में जो तीनों गारो, खासी और जंतिया है वो बिल्कुल मेघालय में पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा रहा है। ठीक है, अब इसके अगर मैं स्ट्रक्चर को समझाऊँ तो इनका स्ट्रक्चर रहा है क्वार्जट, क्वार्ज रहा है और सेल्स रहे हैं। ठीक, क्वार्जट और सेल्स रॉक सिस्टम से बने हैं। तो क्वार्ज और सेल्स किस में सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे पाए गए हैं धारवाड़ सिस्टम में। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम में, धारवाड़ सिस्टम में ही क्वार्ज एंड सेल्स धारवाड़ सिस्टम में ही पाए गए हैं। ठीक है, तो पता चल गया आपको कि जो मेघालय प्लेटूज हैं वो क्वार्जट एंड सेल्स के स्ट्रक्चर के रॉक सिस्टम को बिलोंग करते हैं और वो कंपोजिट तौर से धारवाड़ सिस्टम के हैं। ठीक है, और नदी तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको कवर करती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड। नॉर्थ इसके जो नॉर्थ साइड में है वो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी है और उसके सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, मध्य भारत का पूरा एक्सटेंशन। अब साउथ इंडिया में अगर एक्सटेंशन देखो तो साउथ इंडिया का जो इस तरह से अगर एक्सटेंशन देखोगे साउथ इंडिया में, ठीक है, तो साउथ इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ रहा है, अगर ये मान लो गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये जो है पूरा का पूरा रीजन, ये क्या डक्कन ट्रैप है। मैंने ये उस समय समझाया था डक्कन ट्रैप, जब मैं रॉक सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने डक्कन ट्रैप पूरा का पूरा उसी में समझाया। तो मैं फर्दर इसको और ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप उस वीडियो में जाके देखें, वहाँ पे मैंने डक्कन ट्रैप को पूरा का पूरा समझाया है। किस तरह से जब ये पूरा का पूरा भूखंड जब गोंडवाना लैंड से निकला और ये निकल के गोंडवाना लैंड से निकल के जब ये उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ आया था। ठीक है, तो जब ये इस तरह से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने के समय ये बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरा और इसके आसपास से बहुत सारे बड़े बड़े भूखंड थे जो प्रोटो सब कॉन्टिनेंट्स थे, वो उससे होता हुआ ये गुजरा। तो एक रीयूनियन आइसलैंड करके थे। ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे रीयूनियन आइसलैंड। रीयूनियन आइसलैंड क्या था, वो बिल्कुल एक एक्टिव वोल्केनो था। तो जब ये भूखंड जो है पेनिनसुलर भूखंड जब वहाँ से होकर गुजर रहा था तो उस आइसलैंड के जितने भी वोल्केनिक जितने भी चट्टानी थी, आग्नेय चट्टानी, वो बिल्कुल फट पड़ी और उनसे होता हुआ लावा आके इसमें जमता गया। तो इससे क्या हुआ, एक बेसाल्ट की परत बनती गई। ठीक है, और फिर धीरे 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 जब ये ऊपर आके रहा तो ये बेसाल्ट धीरे धीरे ठंडा होता गया और जब आके ये यूरेशियन प्लेट में जब इनका टकराव हुआ तो ये पूरा का पूरा रीजन जो क्या है वो डक्कन ट्रैप के रूप में आया। तो डक्कन ट्रैप समझा दिया मैंने। डक्कन ट्रैप में कौन सा रॉक सिस्टम है वो भी मैंने उस वाले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ बेसाल्ट वाली बेसाल्टिक लावा ही है। ठीक है, बेसाल्ट वाली लावा है, बेसाल्ट है यहाँ पे बेसाल्ट, और इनका जो बेस कॉम्प्लेक्स है वो आर्कियन रॉक है। ठीक है, बेस कॉम्प्लेक्स जो है आर्कियन रॉक से बना है और ऊपर में बेसाल्ट के लावा की परतें हैं। ठीक, अब इनको फर्दर अगर सब डिवाइड करो तो ये तो मैंने वैसे समझा रखा है। अब यहाँ पे हल्का सा मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम समझाता हूँ। इनको फर्दर भी डिस्क्राइब किया गया है डक्कन ट्रैप को। इसको फर्दर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, समझो। तो एक ऊपर के तरफ के रीजन को, इस तरह के रीजन को महाराष्ट्र ट्रैप, ठीक है, महाराष्ट्र रीजन, फिर यहाँ तक का कर्नाटका, ठीक है, और यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे समझाया था कर्नाटका में कौन सा रॉक सिस्टम है, अब कुडप्पा और धारवाड़। ठीक है, कुडप्पा धारवाड़ रॉक सिस्टम मैंने समझाया तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कर्नाटका और तेलंगाना में कौन सा रॉक सिस्टम रहा है और इनके स्ट्रक्चर क्या रहे हैं। अगर नदियाँ समझो तो नदियाँ गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी तीनों में होके गोदावरी यहाँ से जाती है, ठीक है, कृष्णा यहाँ से जाती है और कावेरी यहाँ से होके जाती है। तो कावेरी जो रिवर सिस्टम है वो कर्नाटका की तरफ जितना भी दक्कन ट्रैप का हिस्सा है उसको बिलोंग करती है, और कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र के। और अगर तेलंगाना में आप, तेलंगाना जहाँ पे एपी वाला जो रीजन था जहाँ पे आपको कुडप्पा रॉक सिस्टम जो पाया गया था, तो उस रॉक सिस्टम में क्या है, और एक कृष्णा रिवर इंक्लूड होती है और पेनेरू रिवर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो यही सारे रॉक सिस्टम है और ये इसका फर्दर सब डिवाइडेशन है। ये चीज़ मैंने पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दी थी उसमें, इसलिए मैं फर्दर इसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करके वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हल्का सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, और उस वाले वीडियो में इसका पूरा का पूरा रॉक सिस्टम क्लियर कर दिया था मैंने। तो अब जो हमारा रहा पेनिनसुलर प्लेटू भी कंप्लीट हो चुका है, ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है। अब जब मैं इसके एमसीक्यूज़ कराऊंगा आपको, इसके बाद तो हिल्स वाली वीडियो आएगी, ठीक। इसमें जितने भी हिल्स वगैरह रहे हैं, जितने लेक हुए हैं, कुछ स्पेशल टोपोग्राफी रही है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके जस्ट बाद में एमसीक्यू लाऊंगा, क्योंकि अब लंबा ट्यूटोरियल वीडियो 3-4 ट्यूटोरियल वीडियो हो चुके हैं। इसके बाद जो आएगी उसके बाद वो 5वीं ट्यूटोरियल वीडियो होगी। तो उसके बाद मैं एमसीक्यू लाऊंगा, और जब इन पूरे वीडियो को आप अच्छे से समझ लोगे, तो आप जब एमसीक्यू को पढ़ोगे, तो एमसीक्यू को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैं रिलेट कर करके बताऊंगा आपको कि देखो किस तरह से ये चीज़ आपस में जुड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें और भी फर्दर आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगी, और ये चीज़ हमेशा याद रहेगी आपको।